नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जाएंगे गोरखपुर। महाशिवरात्रि पर पिथेश्वर नाथ मंदिर जाएंगे सीएम। यूपी विधानसभा बजट सत्र का 8वां दिन आज। यूपी सरकार के 2025-26 के बजट पर होगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ बजट सत्र में होंगे शामिल। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा। 26-27 फरवरी को नहीं चलेगा विधानसभा परिसर। अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा। सौरिक के शीतल सिंह लॉन्ग श्री इंटर कॉलेज में करेंगे शिरकत। स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो महाकुंभ का कल आखिरी दिन। आज फिर भीड़ 63 करोड़ ने डुबकी लगाई। शहर के एंट्री पॉइंट पर जाम। हाथरस भगदड़ कांड में सुनवाई आज। पुलिस चार्जशीट में 11 आरोपी बनाए गए। तय हो सकते हैं आरोपी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां माता प्रसाद पांडे का बयान निकलकर सामने आया और ऐसा है, बाबा की क्या बोलते हैं वो मुख्यमंत्री हैं, उस पर मैं क्या कमेंट करूं। और माता प्रसाद पांडे ने ये बयान दिया। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां ऐसा है, बाबा की क्या बोलते हैं वो मुख्यमंत्री हैं और ये बयान निकलकर सामने आया, उस पर मैं क्या कमेंट करूं। और एक उदाहरण मैं भी दे दूं, एक राजा था ऐसा है, बाबा की क्या बोलते हैं वो मुख्यमंत्री और उस पर मैं क्या कमेंट करूं। और माता प्रसाद पांडे का ये बयान निकलकर सामने आया। और अब सीधे लखनऊ विधान परिषद का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कंट्रीब्यूशन होगा, क्यों आप उनकी आस्था को आहत करते हैं? लेकिन नहीं, इन्होंने उस भाषा विश्वविद्यालय से उनका भी नाम हटा दिया। ऐसे ही सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण से भी ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इन्हें जो कॉरिडोर बनाए गए प्रयागराज में, अक्षयवट कॉरिडोर, इनके नेता कहते हैं वो अकबर का किला है। अक्षयवट पहले से है या किला पहले से है? अक्षयवट है। अक्षयवट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में उसकी चर्चा होती है, पुराणों में उसकी चर्चा होती है, अर्वाचीन ग्रंथों में उसकी चर्चा होती है। अकबर का काल में कितने समय हुए थे, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कूप है वहां। सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है। अब दृष्टिकोण देखो ना, क्योंकि कभी देखे नहीं। अगर अक्षयवट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको पैसा फालतू लगता है। सरस्वती कूप का कॉरिडोर का निर्माण किया, तो इनको फालतू लगता है। बट लेटे हुए हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, अगर वह कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको एक पैसा फालतू लगता है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का कॉरिडोर बनाया, भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करके कॉरिडोर बनाया, तो इनको एक पैसा लगता है। महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाया, तो इनको एक पैसे फालतू बेकार लगता है। अगर हमारी सरकार महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाती है, विजय स्मारक बनाती है, बिल्कुल बेकार लगता है। प्रयागराज में ऐसे 12 स्मारक बनाने का काम
हमारी सरकार ने महाकुंभ के दौरान किया। इनको एक पैसा लगता था कि पैसा क्यों खर्च हो रहा है। 200 से अधिक सड़कें वहां बनाई गई, चौड़ीकरण पर, सिंगल से डबल लेन, डबल लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 14 फ्लाईओवर बनाए गए, 9 अंडरपास बनाए गए, बेहतरीन कनेक्टिविटी की गई। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते। और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदलने का सबसे उत्तम माध्यम बना है महाकुंभ। और महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जो डबल इंजन की सरकार उन सभी श्रद्धालु जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती है और उनके साथ सरकार खड़ी है। डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह तो अब राजनीति से ऊपर उठकर के उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य पर आगे मंथन करने का समय है और उस मंथन के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। महोदय, जो मैंने आज बताया, ये पंचतीर्थ उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ के कारण बनते हुए नजर आए हैं। ये सभी एक कॉरिडोर, उसमें प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम होते हुए काशी तक के लिए जाता है। एक कॉरिडोर गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में तैयार होता है, अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र में तैयार होता है, लखनऊ और नैमिषारण्य और आसपास के क्षेत्र में, मथुरा वृंदावन और आसपास के क्षेत्र में, ये सभी एक नए कॉरिडोर बने हैं जहां पर आकर के देश और दुनिया का श्रद्धालु लाखों की संख्या में आकर के दर्शन का लाभ भी ले रहा है और उत्तर प्रदेश के बारे में एक अच्छी धारणा बना करके चल रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में पहले लोग अपनी पहचान को छुपाते थे। उत्तर प्रदेश के नाम पर होटल के कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशालाओं में कमरे नहीं मिलते थे। उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के कार्यों के कारण आज उसके सामने पहचान का संकट नहीं आया है। आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बेहतर हुआ है और महाकुंभ ने उसको एक नई ऊंचाई दी है, एक नई पहचान दी है। और इसलिए अयोध्या हो या प्रयागराज या काशी या इन सभी तीर्थ स्थलों पर उमड़ता हुआ जन समुदाय या उत्तर प्रदेश के बारे में एक नई सकारात्मक धारणा लेकर के चला है। और महामहिम राज्यपाल जी ने अपने भाषण में भी इसी का जिक्र किया है। महोदय, यह वर्ष देश की आजादी का, आजादी के बाद संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण इसी लखनऊ में करने जा रही है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम इस दौरान सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुण्य स्मृता लोक माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष भी है। सरकार बजट में उनके लिए घोषणा की है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का भी यह वर्ष है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी महोत्सव वर्ष चल रहा है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हम लोगों ने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन सभी पुरोधाओं को सम्मान देने का काम किया है। चाहे वह काशी में संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि को, चीर गोवर्धन को भव्य स्वरूप देने का कार्य हो,
पावन साधनास्थली लालापुर को भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, या फिर संत तुलसीदास जी की पावन जन्मस्थली राजापुर को एक भव्य स्वरूप देने का कार्य, ये सभी हमारी सरकार ने इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। और ऐसे ही हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही यह वर्ष इस बात के लिए भी गौरवान्वित है कि काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी महोत्सव का वर्ष भी यही वर्ष चल रहा है। 9 अगस्त 2024 से यह कार्यक्रम आगे बढ़ा है। 1924 में 9 अगस्त को ही काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना घटी हुई थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ठाकुर भूषण सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के मनमानेपन को चुनौती दी थी और उस समय उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो संकल्प किया था उसकी लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर है और उन सभी क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। महोदय, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना का भी यह अमृत महोत्सव वर्ष है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नामकरण का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। यह हमारी सरकार को सौभाग्य है कि हम लोगों ने इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी की नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने आयोजन किया। लेकिन यह आयोजन केवल एक आयोजन न हो, बल्कि आयोजन उत्तर प्रदेश को पहचान देने वाले साबित हो। उस दृष्टि से जो कार्यक्रम प्रारंभ किए उसमें पहला वर्ष 2018 में हम लोगों ने मनाया, यानी 50 से लेकर 1950 से लेकर के 2017 तक कभी भी आयोजन नहीं हो पाई। पहली बार हुआ, उसमें पहली बार हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना लागू। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज देश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला करार दे चुकी है। उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना घोषित की। विश्वकर्मा श्रम सम्मान उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को सम्मान देने का कार्यक्रम। जो लोग गांवों में रहते थे, गांव की पंचायती राज की व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देते थे, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में योगदान देते थे, वे विकसित पड़े। आप लोगों ने बांटने का काम तो बहुत किया, लेकिन कभी उनको आत्मनिर्भरता के मार्ग पर ले जाने का प्रयास हो, इसके लिए कभी भी कोई सार्थक पहल नहीं की। परिणाम क्या था? वो विकसित थे, पलायन करने के लिए मजबूर थे। और मुझे इस बारे में हमारी सरकार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने 16 कैटेगरी में उन लोगों की व्यवस्थित ट्रेनिंग, बैंक से सस्ता लोन उपलब्ध करवाने और उन्हें आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ हमारी सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान को आगे बढ़ाया। आज देश के अंदर पीएम विश्वकर्मा पूरे देश के अंदर नहीं, हम उसमें ट्रेनिंग के साथ साथ फ्री में फूल की भी उन्हें उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि लाखों हस्तशिल्पी इससे लाभान्वित हुए। 2020 का वर्ष हमने महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया। महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन का कार्यक्रम, इसमें अनेक कार्यक्रम इसके माध्यम से चले थे, जिसमें आगे हम चर्चा करेंगे। 2021 हमने युवाओं के लिए समर्पित किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट, स्मार्टफोन के साथ साथ जोड़ने के अलावा अनेक अन्य कार्यक्रम उनके साथ हम लोगों ने जोड़ने का काम किया था। 2022 आजादी का अमृत महोत्सव और चौरी चौरा महोत्सव की शताब्दी, चौरी चौरा की शताब्दी महोत्सव के साथ हम लोगों ने जोड़ने का एक कार्यक्रम आगे बढ़ाया। 2023 निवेश और रोजगार के साथ इसे जोड़ने का काम किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो देश का सबसे सफलतम समिट में से एक था, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और आज उसके परिणाम व्यापक रूप से हमारे सामने है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। 2024
500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विकास के सम्मान का भाव व्यक्त करने का आयोजन था। तो 2025 महाकुंभ के साथ साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को भी हम लोगों ने लागू की है। यह युवा उद्यमी योजना, इसकी सफलता इसी में आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी 2025 को योजना लागू की गई। एक वर्ष में 1 लाख युवा उद्यमी तैयार करने हैं और पहले ही चरण में, यानी अभी 1 महीने का कार्य समय हुआ है, 1 महीने में 96 लाख से अधिक एप्लीकेशन अब तक पहुंच चुकी है। 76 लाख से अधिक को क्लियरेंस मिल चुका है। 24,000 से अधिक को अब तक बैंकों ने लोन के साथ जोड़ने की कार्रवाई कर दी है, जिसमें 6,000 से अधिक को लोन भी प्राप्त हो चुका है। यह इसकी सफलता इसी में आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक, जिसमें किसी भी युवा उद्यमी को 5 लाख तक का लोन ये इंटरेस्ट फ्री होगा। इंटरेस्ट जो भी होगा सरकार देगी। पहले चरण में दूसरे फेज में जब आएगा तो उसको हम 10 लाख तक का लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध करवाएंगे और ये प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। आप लोग बहुत सारी मुद्दों पे चर्चा करते हैं, सरकार के कार्यों पे टिप्पणी करते हैं, लेकिन कार्यपद्धति क्या आप लोगों? ऐसा नहीं कि आपको सरकार में आने का अवसर न प्राप्त हुआ। अगर एक की रिपोर्ट 2012-13 से लेकर के 15-16 के बीच में देखेंगे तो उस बारे में एक कहता है कि 4 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार में 7 लाख छात्र कम हुए हैं विद्यालयों में। 12 से 16 के बीच में 6,22,000 छात्र ऐसे थे जिनको पुस्तकें ही उपलब्ध हो पाई और 32% से अधिक छात्र ऐसे थे जिन्हें स्कूल खुलने के 5 महीने बाद एक पुस्तकें उपलब्ध हो पाई। और इसी प्रकार से इन्होंने और भी उल्लेख किया है काफी चीजें। 2 यूनिफॉर्म पढ़ती थी, केवल 1 ही यूनिफॉर्म बांटी गई। भगवान जाने दूसरी यूनिफॉर्म का पैसा वह कहां हजम कर गए, कोई पता नहीं। टाट पट्टी पर बच्चे बैठते थे, 30% बच्चों के पास और अभी आप विधान परिषद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं। तो रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां कांग्रेस विधायक रातना मिश्रा मोना का बयान निकलकर सामने आया। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां कांग्रेस विधायक रातना मिश्रा मोना का यह बयान, मुख्यमंत्री ने जो कहा, जिसको जैसा दिखाई देता है वो देखता है। और कुंभ में जो श्रद्धालुओं ने समस्याओं का सामना किया। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कुंभ की अव्यवस्था को मैंने सरकार के सामने रखा। और अगर उन्हें आलोचना लगता है तो क्या करें। और जो भी व्यक्ति सदन की परंपरा रही है और सदन का जो सदस्य नहीं, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। और ऐसा आराधना मिश्रा मोना की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक रातना मिश्रा मोना का ये बयान, मुख्यमंत्री ने जो कहा, जिसको जैसा दिखाई देता है वो देखता है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम का बयान निकलकर सामने आया। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी पूरे प्रदेश में की गई और मंदिर परिसर को साफ भी किया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कई शहरों में शिव बारात भी निकलेगी। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बयान निकलकर सामने आया। और महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी पूरे प्रदेश में की गई और मंदिर परिसर को साफ किया गया। डिप्टी सीएम की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आ रहा, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और कई शहरों में शिव बारात भी निकलेगी।
और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से ये बयान, जहां राम मंदिर, मथुरा, वृंदावन पर सपा के लोग टिप्पणी करते हैं और महाकुंभ में सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया और जिसकी जैसी सोच उसको वैसा दिखाई पड़ता है। और ब्रजेश पाठक का ये बयान निकलकर सामने आ रहा। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी पूरे प्रदेश में की गई और मंदिर परिसर को साफ किया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। के साथ शिवरात्रि पर्व की तैयारी पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाए जाने को लेकर सभी मंदिरों में साफ सफाई के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। उन परिसरों को पूरी तरह से स्वच्छता करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां पर महाशिवरात्रि का पर्व, बाबा भोलेनाथ का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और कई जगहों पर, कई शहरों में प्रदेश में शिव बारात भी निकलने वाली है। हमारी सरकार ने सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दे दिए हैं और हर स्थिति में बेहतर से बेहतर सुंदर ढंग से महाशिवरात्रि का पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ, प्रदेश की जनता के साथ हम सब मनाने वाले हैं। विधानसभा में आज फिर एक बार हंगामा देखने को मिला और हंगामा इस बात हुआ जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर लोग जो है उग्र हो गए। उनका कहना है कि मुलायम सिंह हमारे आदरणीय हैं, मुलायम सिंह की हम सम्मान करते हैं। सर आखिर ऐसा क्या हुआ? सदन में समाजवादी पार्टी के आचरण को पूरा प्रदेश देखता है। हमेशा असंवैधानिक, असंसदीय आचरण करते हैं, सदन को डिस्टर्ब करते हैं, जनता को फेस नहीं करना चाहते। और जब जब सूबे में इनकी सरकारें रही हैं, गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी, ठेकों पर कब्जा करना, बहुबेटी की इज्जत आबरू लूटना और इसके अलावा व्यापारियों से चौथ वसूलना, उद्योगपतियों को प्रदेश के बाहर खदेड़ देना, ये सब अराजकतावादी हैं। इनका प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनका आचरण हमेशा असंवैधानिक रहता है। अध्यक्ष जी की बार बार विनती करने पर, बार बार पूछने पर कि भाई आखिर क्यों आप लोग भड़क रहे हैं, क्यों नाराज हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वो किसी बात का जवाब नहीं देना। ये उनसे पूछिए मामला क्या है। हमारी जानकारी में हम सब संसदीय व्यवस्था के तहत सबका सम्मान करते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब तक डिप्टी सीएम जो है माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम जो है हंगामा इसी तरह चलता। के लिए उनसे पूछिए, बात तो पूछिए क्या है। उनका कहना है कि मुलायम सिंह का अपमान हुआ है। कभी किसी का नाम नहीं लिया, मैं सबका सम्मान करता हूँ। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमने किसी का अपमान नहीं किया है, हमने हमेशा सभी का सम्मान करते हुए ही आगे बढ़े हैं। कैमरामैन अदिति तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। और अब बात करें हरदोई की। इस बीच बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं, जो अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई और बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां 17 महीने बाद जेल से बाहर अब्दुल्ला आजम खान और सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, रामपुर कोर्ट से भी राहत मिली है और जेल में समर्थकों का उमड़ा सैलाब, खुशी की लहर भी देखने को मिल रही। और 17 महीने बाद जेल से बाहर अब्दुल्ला आजम खान और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, रामपुर कोर्ट से भी राहत मिली है। जेल में समर्थकों का उमड़ा सैलाब और खुशी की लहर भी देखने को मिल रही। और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 45 मुकदमे, सभी में जमानत मिली। और यह अहम जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं, जो अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई हो गई और 17 महीने बाद जेल से बाहर अब्दुल्ला आजम खान और सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, रामपुर कोर्ट से भी राहत मिली। और बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां जेल में समर्थकों का जन सैलाब भी देखने को मिला और 17 महीने बाद जेल से बाहर अब्दुल्ला आजम खान। और हरदोई से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पूरा देश जानता है कि मोहम्मद आजम खान साहब और उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित करते हुए जेल में बंद किया गया था। आज हम ईश्वर का, वाहेगुरु का, अल्लाह का शुक्र करते हैं कि उन्होंने अब्दुल्ला भाई की रिहाई का रास्ता साफ किया है और आज वो रिहा होकर के घर जाएंगे। और अब बात करें बुलंदशहर की, जहां ट्रक की चपेट में आई बाइक में लगी आग। ट्रक और बाइक के बीच फंसा युवक बुरी तरह झुलसा। युवक को सफदरगंज और दिल्ली रेफर किया गया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां युवक सोहनपाल कहिरा गांव का रहने वाला और नेशनल हाईवे 91 दरियापुर चौकी के पास ये हादसा हुआ। और बुलंदशहर से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं,
जहां ट्रक और बाइक को बीच फंसा युवक बुरी तरह से झुलसा और युवक को सफदरगंज दिल्ली रेफर किया गया। युवक सोहनपाल कहिरा गांव का रहने वाला है और ट्रक और बाइक के बीच युवक बुरी तरह से झुलसा। बुलंदशहर से आपको एक खबर बता रहे जहां युवक को सफदरगंज दिल्ली रेफर किया गया और युवक सोहनपाल कहिरा गांव का रहने वाला है और बुलंदशहर से आपको एक बड़ी जानकारी बता रहे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।